ये हमारा पूरा लेक्चर जो है दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस साइटेशन, एंड इन सेकेंड पार्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस प्लेजरिज्म एंड हाउ टू अवॉइड इट. साइटेशन क्या होता है? When we quote someone's line or a phrase, then we will have to put in double inverted comma, and in proper way we will have to give its referencing. And there are two types of referencing that's most famous. One is MLA and second one is APA. अगर जो भी स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज के हैं, आर्ट्स के हैं, लिटरेचर के हैं, लैंग्वेज के हैं, वो एमएलए हैंडबुक को फॉलो करते हैं. और जितने भी साइंस, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो एपीए को फॉलो करते हैं. एमएलए हैंडबुक और एपीए हैंडबुक, ये दो बहुत ही फेमस है. इसके अलावा आपको हार्वर्ड स्टाइल, शिकागो स्टाइल, तुराबियन स्टाइल, इस तरह के कई सारी स्टाइल्स आपको मिल जाती है. लेकिन जो मेजर डिवीज़न है स्टाइल्स का, उसमें एमएलए और एपीए जो है मेन है. तो आई होप यहाँ पे लिटरेचर और सोशल साइंस दोनों के ही पार्टिसिपेंट्स होंगे. तो मैं दोनों की बातें डिस्कस करना चाहूँगा और ज़्यादा फोकस मेरा एमएलए पे रहेगा, क्योंकि एमएलए पे बहुत कम जो है रिसोर्सेज मिल पाते हैं और बहुत कम रिसोर्स पर्सन्स मिल पाते हैं जो कि एमएलए को डिस्कस करते हैं. एंड आई वुड लाइक टू आल्सो शो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएलए एंड एपीए हैंडबुक. जो एमएलए हैंडबुक होता है और जो एपीए हैंडबुक होता है, उसके दो अलग अलग एनालिसिस करने के मेथड्स होते हैं. आप जितने भी साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी के रिसर्च पेपर देखेंगे, वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं और उनका जो रिसर्च होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है. वो डेटा को एनालाइज ज़्यादा करते हैं. वो नंबर्स उसमें और फिगर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. लेकिन हमारा जो लिटरेचर होता है, ये लिटरेचर में क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है. मतलब उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है. रिसर्चर जो है रिसर्च करता है और लिखते जाता है, उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है. लेकिन आपके जो साइंस के, सोशल साइंस और साइकोलॉजी के रिसर्च होते हैं, वो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी फाइंडिंग पे जो है, उसके मेथड्स पे जो है कंसंट्रेट करते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनका एकदम सिस्टम से चलता है. लेकिन हमारे लिटरेचर में ऐसा नहीं होता है. और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो एमएलए हैंडबुक है वो कंटेंट पे ज़्यादा जो है फोकस करता है. कंटेंट का मतलब कि जो किसी क्रिटिक्स ने जो अपनी बातें कह दी है, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. वो बात कितनी गहरी है, कितनी लंबी है, कितनी जो है उसकी इम्पोर्टेंस है, एमएलए हैंडबुक उस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. जबकि एपीए हैंडबुक क्या करता है, वो लेटेस्ट डेटा पे जो है ज़्यादा कंसंट्रेट करता है. जो अपडेटेड डेटा होता है उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है. उसमें कंटेंट कितना लेटेस्ट है उस पे ध्यान देता है एपीए स्टाइल. तो इसलिए एपीए में आप देखेंगे जब साइटेशन करते हैं तो फिर राइटर के नाम के बाद जो है तुरंत ब्रैकेट में आप डेट डालते हैं, पब्लिकेशन ईयर डालते हैं. डेट का मतलब पब्लिकेशन ईयर हम डालते हैं. इससे ये पता चलता है कि ये डेटा कितना लेटेस्ट है, क्योंकि साइंस में दिन प्रतिदिन इतने सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से उसमें जो है कितना लेटेस्ट डेटा है वो बहुत मायने रखता है. जबकि एमएलए हैंडबुक जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर में ये डेट का कोई मायने नहीं होता है. और लिटरेचर में जैसे सपोज शेक्सपियर की हम बात करते हैं, शेक्सपियर 400 साल पहले अपनी सारे जो है प्लेस लिखे उन्होंने, या 154 सोनेट्स लिखा उन्होंने. तो अब हम शेक्सपियर 400 साल पहले के हैं, हम उनको एनालाइज कर रहे हैं. तो जो एनालिसिस होगी, जो क्रिटिक एनालाइज करता है तो उसी टेक्स्ट को एनालाइज करता है, भले वो रिसेंटली जो है एनालाइज कर रहा हो, चाहे 2021 में कर रहा हो या 90s में कर रहा हो, कभी भी कर रहा हो. लेकिन हम कंटेंट पे फोकस करते हैं कि वो
क्या कंटेंट में, मतलब क्या एनालिसिस किया है उसने, कब किया है, उससे हमसे मतलब नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग एश्योर हो गए होंगे कि एमएलए और एपीए में बेसिक डिफरेंस क्या है। एमएलए कंटेंट पे फोकस करता है और एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो होता है, वो लेटेस्ट डेटा पे अपना कंसंट्रेशन करता है। अब मैं छोटा सा जो है एक ये कंपैरिजन चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें जो है आपको बताऊंगा कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, वर्क साइटेड क्या होते हैं। बहुत बार जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं या रिसर्च, मैं सुपरवाइजर के लिए भी कहूंगा कि आप लोग भी ये ध्यान दीजिएगा, जो रिसर्च अपने अंडर में करा रहे हैं, उनको भी ये जानना जरूरी है कि हम वर्क साइटेड कहाँ लिखते हैं और रेफरेंसेस कहाँ लिखते हैं। वर्क साइटेड हम एमएलए हैंडबुक में लिखते हैं, यानी कि एक जो लिटरेचर और आर्ट और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट होते हैं, जो एमएलए हैंडबुक फॉलो करते हैं, जब वो साइटेशन करते हैं तो वो लास्ट में जो साइटेशन होती है उसको वर्क साइटेड नाम देते हैं। जबकि एपीए के हैंडबुक के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च कर रहा होता है वो लास्ट में रेफरेंसेस लिखता है। तो आप एमएलए हैंडबुक वाले रेफरेंसेस नहीं लिख सकते हैं और एपी वाले वर्क साइटेड नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप दोनों को हौच पौच करते हैं तो फिर ये समझ में आ जाता है कि यू हैवंट गॉन थ्रू द हैंडबुक्स। चाहे आप एमएलए हैंडबुक की बात करें, चाहे एपी हैंडबुक की बात करें, अगर कोई भी रिसर्च करने जा रहा है उस फील्ड में, तो सबसे पहले इस हैंडबुक को पढ़ना चाहिए, जो कि रिसर्च की बाइबल हम कह सकते हैं। मुझे तो नहीं मालूम कि कोई कहा है कि नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमएलए हैंडबुक जो लैंग्वेज लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाइबल होनी चाहिए रिसर्च की, और एपीए हैंडबुक जो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसमें दो तरह के साइटेशंस होते हैं, इन-टेक्स्ट साइटेशंस। और ये टर्मिनोलॉजी पीपीटी थोड़ा लार्ज हो सकती है, इसको फुल स्क्रीन कर दें। अब ये थोड़ा हाँ सर, ये हम चाह रहे हैं। ओके, तो अब क्लियर है, अब क्लियर है। जब हम साइटेशन की बात करते हैं तो हम दो तरह के साइटेशंस को देखते हैं। एक तो इन टेक्स्ट साइटेशन होता है और दूसरा होता है वर्क साइटेड, जो कि रेफरेंस में हम देखते हैं या वर्क साइटेड में देखते हैं। तो इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, जब किसी हम पैराग्राफ में या जो रिसर्च पेपर हम प्रिपेयर कर रहे हैं या जो चैप्टर हम प्रिपेयर कर रहे हैं थीसिस का, उसमें हम ब्रैकेट में शॉर्ट डिटेल देते हैं, वो हमारा इन टेक्स्ट साइटेशन कहा जाता है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन में अगर आप एपीए की बात करें तो उसमें जो है राइटर का जो सरनेम होता है वो आता है, उसके बाद हम कॉमा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमा और पीरियड, जो मतलब फुल स्टॉप जिसको कह सकते हैं आप, जो नहीं समझते हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि जो कॉमा है और जो फुल स्टॉप है या पीरियड जिसको कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक साइटेशन में कितने जो है कॉमा लगेंगे, कितने फुल स्टॉप लगेंगे, ये एकदम निश्चित होता है। उसमें आप ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ये है कि अगर आप बुक का रेफरेंस दे रहे हैं तो उसमें अलग हो सकता है, जर्नल का दे रहे हैं तो उसमें अलग हो सकता है, लेकिन वो फिक्स रहता है। उसमें आप ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, ना ही इंटरचेंज कर सकते हैं। ना ही आप कॉमा की जगह आप फुल स्टॉप देंगे, ना ही फुल स्टॉप की जगह कॉमा देंगे। तो इतनी टेक्निकल चीज है, इसलिए जो है मैंने इस जो लेक्चर है उसका नाम लिखा, जो टाइटल सजेस्ट किया था वो है टेक्निकलिटीज इन साइटेशन इन प्लेजरिज्म। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है और ये सारा काम जो है आपका लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ही होना है। आप इसको ऑन पेपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका एमएस वर्ड भी जो है सजेस्ट करता है कि कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। तो एपीए स्टाइल की बात कर रहे थे, तो एपीए स्टाइल में जब इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं हम, अभी हम इसका एग्जाम्पल भी आपको दे के बताएंगे कि कैसे कैसे ये होता है। तो उसमें इन टेक्स्ट साइटेशन में जो हम पैराग्राफ के बीच में लिखते हैं उसमें राइटर का सरनेम होता है, उसके बाद हम कॉमा देते हैं, फिर उसके बाद पब्लिकेशन ईयर देते हैं कि वो बुक जो राइटर ने लिखी है वो किस सन में लिखी है, किस ईयर में लिखी है। फिर उसके बाद हम कॉमा देते हैं और उसके बाद हम पी लिखते हैं। पी मीन्स ये पी इंडिकेट करता है पेज नंबर के लिए। पी वो भी स्मॉल से लिखते हैं हम, ये भी आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं।
ई आप स्मॉल से लिखते हैं, फिर उसके बाद डॉट देते हैं आप, फिर जो पेज नंबर रहता है उसको देते हैं, और इसको फिर हम जो ब्रैकेट होता है उसमें बंद कर देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्रैकेट होता है, हम इसी ब्रैकेट को, जो छोटा वाला ब्रैकेट जिसको कहते हैं, उसी को यूज कर सकते हैं। जो राउंड ब्रैकेट होता है उसको यूज कर सकते हैं हम, करली स्क्वायर इन सबको नहीं यूज कर सकते हैं। इसका एक फिक्स जो है फॉर्मूला है, जैसे मैथ का फॉर्मूला होता है वैसे इस हैंडबुक में सारी जो है फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिसको आपको फॉलो करके अपना रिसर्च कंटिन्यू करना होता है। अगर हम एमएलए स्टाइल की बात करें तो अगर वही चीज है कि राइटर का नाम है और पेज नंबर है, तो उसमें हम ईयर नहीं देते हैं। अभी आपको इससे पहले मैंने बताया कि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एपीए स्टाइल में। ईयर ये शो करता है कि ये डेटा कब का है, लेकिन एमएलए में ईयर मायने नहीं रखता है, कंटेंट मायने रखता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ईयर का कोई भी जिक्र नहीं है। ईयर का हम जिक्र बस केवल वर्क साइटेड में करते हैं एमएलए स्टाइल में, जबकि एपीए में हम इंटेक्स्ट साइटेशन में भी करते हैं और रेफरेंसेस में भी करते हैं। और एपीए का एक और भी मैं बता दूं कि अगर किसी बुक के कई सारे एडिशंस आए हुए हैं, तो सारे एडिशंस का भी जो है वहां पे जिक्र होता है, और ए बी सी डी करके जो है वो सारे ईयर्स भी दिए जाते हैं। एपीए में एक ये भी होता है कि मतलब ये बुक फर्स्ट टाइम में कब लिखी गई, उसके बाद रिवाइज कब हुई है, सेकंड थर्ड एडिशन कब आया है, फोर्थ एडिशन कब आया है। इसका मतलब रिवीजन पे, अपडेशन पे एपीए ज्यादा फोकस करता है, लेटेस्ट डेटा पे एपीए ज्यादा फोकस करता है। मिर्ची लगती है, इससे क्यों यूज कर रहे हैं इसका? अगर हम साइटेशन की बात करें, वैसे नींद आएगी वैसे। साइटेशन जो होती है, जो जिसको हम वर्क साइटेड या रेफरेंसेस में लिखते हैं, ये अगर लिखते हैं तो फिर अगर हम एपीए की बात करें तो एपीए में जो इनिशियल नेम होता है उसको हम एब्रिविएट कर देते हैं, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन में सरनेम हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम एक कॉमा देते हैं, फिर उसके बाद जेन होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन एपीए में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनिशियल नेम रहता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो आप ऑस्टिन, फिर उसके बाद कॉमा, फिर जे डॉट कर दिया गया है, और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि पब्लिकेशन ईयर आ गया है। उसके बाद हम प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो उनकी फेमस नॉवेल है, उसकी बात उसका हम जिक्र करते हैं। ये एक बुक का है, बुक की साइटेशन है। जर्नल का थोड़ा डिफरेंट होता है, वेब पेज का अलग होता है। अगर हम किसी का ट्वीट को जो है शो कर रहे हैं तो वो ट्वीट का भी अलग होता है। यूट्यूब के किसी वीडियो को हम साइट कर रहे हैं तो उसका अलग तरीके से होता है। ये आप एमएलए और एपीए हैंडबुक में सारी डिटेल आप पा जाएंगे। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो मैं शैलेंद्र जी को शेयर कर दूंगा, ही विल शेयर टू यू। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा हुआ है, प्राइड के बाद एंड है, उसके बाद पी जो है वो स्मॉल है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एपीए स्टाइल में कोई भी बुक का नाम, कोई भी आर्टिकल का नाम, पोयम का नाम, कुछ भी हम मेंशन करते हैं तो वो सेंटेंस केस में होता है। आप सभी लोगों को 4 केस आपको पता होना चाहिए। अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, सेंटेंस केस क्या होता है, और कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये आप एमएस वर्ड में जाएंगे तो ये चारों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अपर केस में क्या होता है कि सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल लेटर्स हो जाते हैं। अपर मीन्स जो बड़े लेटर होते हैं, ब्लॉक लेटर्स। लोअर केस में क्या होता है, अगर उसको सेलेक्ट करते हैं आप तो सारा लेटर जो है स्मॉल में हो जाता है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जितने भी वर्ड्स रहते हैं वो सारे के फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, बाकी जितने भी उसमें लेटर्स होते हैं वो स्मॉल रहते हैं। जो फर्स्ट लेटर होता है पूरे सेंटेंस में या पूरी बुक में अगर पूरे को सेलेक्ट करते हैं आप तो वो ऐसा कर देता है, जो कि यूज किया जाता है अगर हम टाइटल बनाते हैं तब। और सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद जितने भी लेटर्स होंगे उसमें वो सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे। तो आप देख रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस को उसी सेंटेंस केस में लिखा गया है, जो कि सेंटेंस केस केवल एपीए में यूज होता है, ये एमएलए में हम यूज नहीं कर सकते हैं। एमएलए की अगर बात करें तो एमएलए में आप देखेंगे ऑस्टिन
उसके बाद कॉमा दिया हुआ है, फिर उसके बाद जेन दिया हुआ है। इसमें हम नाम का जो इनिशियल लेटर होता है, सरनेम के बाद जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स को हम पूरा पूरा लिखते हैं, जबकि एपीए में हम उसका इनिशियल लिखते हैं। आप देख रहे होंगे ऑस्टिन जेन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद डॉट दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है। उसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस आप देखिए, यहाँ पे जो एमएलए यूज करता है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड यूज करता है। और आप देख रहे हैं कि लेकिन एंड, आप कहेंगे कि एंड क्यों नहीं कैपिटल है? तो जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं, जैसे इन हुआ, ऑन हुआ, जितने प्रीपोजिशंस हुए, जितने भी कंजंक्शंस हुए, उन सबको जो है हम छोड़ देते हैं। जो हेड वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम कैपिटलाइज करते हैं। फिर उसके बाद आप फुल स्टॉप देख रहे होंगे, फिर उसके बाद न्यूटन प्रेस, किस प्रेस से छपा हुआ है ये है, फिर उसके बाद पब्लिकेशन ईयर है। आप देख रहे होंगे, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपीए स्टाइल एंड एमएलए स्टाइल। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर कोई पेपर लिख रहे होते हैं, तो फिर एपीए वाले भी जो है, सॉरी, जो पब्लिकेशन वाले होते हैं वो एपीए स्टाइल में भी पेपर्स मांगते हैं। तो इसलिए आपको एकदम एडहियर नहीं होना चाहिए कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर देन आई शुड राइट ओनली इन एमएलए। आपको दोनों स्टाइल में आपको लिखना है और दोनों स्टाइल को जानना है। बट इफ यू आर परसुइंग योर रिसर्च, if you are writing your thesis, then you should, if you are a student of literature, then you should follow MLA handbook, and if you are a student of social sciences, psychology and science, then you should follow APA style. अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे हम टाइटल जो देते हैं रेफरेंसेस टाइटल देते हैं, और यहाँ पे हम जो टाइटल देते हैं वर्क साइटेड देते हैं। मतलब एपीए में हम रेफरेंसेस लिखते हैं और जो एमएलए है उसमें हम वर्क साइटेड लिखते हैं। और ये जो वर्क साइटेड और रेफरेंसेस होता है, ये आपके जो रिसर्च पेपर होता है या थीसिस जो होती है उसके चैप्टर, थीसिस की अगर बात करें तो हर चैप्टर के लास्ट में आता है। और अगर हम किसी रिसर्च पेपर की बात करें तो जहाँ पे आपका रिसर्च पेपर खत्म होता है उसके बाद न्यू पेज पे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आधे पेज पे आपका रिसर्च पेपर खत्म हो गया तो उसी के नीचे जो है आप एक दो बार एंटर दबा के वहां पे वर्क साइटेड लिख दिया, रेफरेंसेस लिख दिए। ये वर्क साइटेड या रेफरेंसेस हमेशा आप ध्यान रखिए कि न्यू पेज पे होना चाहिए, न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए, उसी पेज से स्टार्ट नहीं होना चाहिए जहां पे आपकी एंडिंग हुई है। अगर रिसर्च की बात करें तो एपीए स्टाइल में टाइटल पेज रिक्वायर होता है। इसका जो फर्स्ट पेज होता है वो उसमें टाइटल लिखना होता है आपके रिसर्च टॉपिक का। तो जबकि इसमें जो एमएलए है उसमें ये रिक्वायर नहीं होता है। आप जहां पे शुरू कर रहे हैं, जहां पे आप शुरू कर रहे हैं एमएलए में, वहीं पे आप अपना टॉपिक दे सकते हैं, उसी के नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर एपीए की बात करें तो एपीए का जो फर्स्ट पेज होता है उस पे आपको टाइटल लिखना जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड टाइटल पेज। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो पेज नंबर होते हैं वो पेज नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों में होता है, लेकिन इन दोनों की स्टाइल अलग अलग है। जब एमएलए की बात करें हम तो फिर वो राइट साइड में कॉर्नर पे होता है, उसमें जो रिसर्चर है उसका सरनेम आता है, उसके बाद पेज नंबर आता है, वो भी टाइम्स न्यू रोमन में ही होता है। अगर हेडिंग और सब हेडिंग की बात करें तो एपीए स्टाइल में हेडिंग और सब हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और उसका एक, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है किसी भी डेटा का, किसी भी रिसर्च का। लेकिन हमारे यहाँ अगर एमएलए की बात करें, जो लैंग्वेज लिटरेचर की बात करें, तो हेडिंग का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको हेडिंग देना है तो दे सकते हैं, या तो नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपका कंटेंट जो है एक पैराग्राफ में हो जा रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आप उसको 2-3 पैराग्राफ में स्प्लिट कर सकते हैं, उसके जो है मूविंग के अकॉर्डिंग। अगर एक पैराग्राफ में कुछ जो डेटा आ रहा है वो ऐसा डेटा है जो एक जैसा है तो उसको आप एक पैराग्राफ में कर सकते हैं, और मूव ऑन करता है वो तो फिर आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। जनरली ये होता है कि हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैराग्राफ जब चेंज करते हैं तो हमारा
जो थीम है या हमारी जो एरिया है, वो सब सारी चीजें जो है चेंज होती हैं। तो इसलिए एक तरह की थीम को, एक तरह की बात अगर हम कर रहे हैं, एक तरह का हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो वो एक पैराग्राफ में होना चाहिए। ये पैराग्राफ लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि ये ब्लॉक कोटेशन क्या होता है। हमने आपको बताया कि एक पैराग्राफ में जो इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं, तो पैराग्राफ में जब हम एपीए की बात करें तो 40 वर्ड से कम अगर हम किसी लाइन को कोट कर रहे हैं, ऐसी कोई लाइन किसी रिसर्च की या किसी क्रिटिक की जिसको हमें कोट करना है और वो 40 वर्ड से कम हो, तो सबसे पहली चीज कि हम कैसे पता करेंगे कि ये 40 वर्ड से ज्यादा है कि नहीं है। तो अगर आप वर्ड में जाते हैं तो वर्ड में आप किसी भी कहीं से कहीं तक 2-3 लाइन सेलेक्ट करते हैं, तो वर्ड आपको नीचे लेफ्ट साइड में जो है बता देता है कि कितने वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं। तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि ये कितने वर्ड्स हुए हैं। तो अगर एपीए की हम बात करें तो 40 वर्ड्स से ज्यादा अगर होता है तब हम उसको ब्लॉक कोटेशन में रखते हैं। ब्लॉक कोटेशन और जो कोटेशन इन पैराफ्रेज है, पैराग्राफ है, उसको हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आपको होता है और कैसे दिखता है। वो आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे। तो यहाँ पे बस ये जान लीजिए कि ब्लॉक कोटेशन जो होता है वो अगर 40 वर्ड से ज्यादा होता है तब आप ब्लॉक कोटेशन में करेंगे, 40 वर्ड से अगर कम है तो आप पैराग्राफ में ही उसको यूज कर देंगे डबल इंटेड कामा करके। ब्लॉक कोटेशन जो होता है उसमें हम डबल इंटेड कामा नहीं यूज करते हैं, हम इंडेंट का यूज करते हैं जो कि मार्जिन से 1.5 इंच अंदर होता है। हम ये जो इंडेंट होता है, जो मार्जिन से इंडेंट की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप 1 इंच ही इंडेंट रखते हैं तो फिर प्लेजरिज्म में वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है। अगर 2 इंच कर लेते हैं तो वो भी जो है तो ये प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है। तो इसलिए उसका सेट रूल है, आपको स्पेस के थ्रू जो है कुछ नहीं करना है। आपके लिए आपके लैपटॉप और आपके कीबोर्ड पे जो है टैब बटन दिया हुआ है, टैब बटन ही यूज करना है, आपको स्पेस बार बार नहीं यूज करना है। अगर आप टाइपिंग स्किल आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको डेवलप कर सकते हैं अपने रिसर्च के दौरान ही। तो टैब जो होता है वो 0.5 इंच एक बार अगर टैब प्रेस करते हैं, जो कि कैप्स लॉक बटन होता है उसके ठीक ऊपर होता है, या जो नंबर बटन होता है उसी के ठीक नीचे होता है, जहाँ पे क्यू या ए शुरू होता है आपका, उसी के क्यू के पास ही होता है जनरली जो है आपके कीबोर्ड में। जो टैब होता है वो 0.5 इंच एक बार में कर्सर को ले जाता है राइट साइड में। तो आप टैब का बटन यूज करेंगे, स्पेस का यूज नहीं करेंगे कि हम 4-5 बार 10 बार स्पेस दबा दें, क्योंकि जब स्पेस का यूज करते हैं तो फिर आपका डेटा पूरा इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि कभी स्पेस कम होता है, कभी स्पेस ज्यादा होता है, और इसकी वजह से ये प्लेजरिज्म में भले ही आपका कोटेशन हो लेकिन ये प्लेजरिज्म में डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उसकी इंडेंटिंग नहीं की है। अगर हम एमएलए की बात करें तो एमएलए में, जैसे एपीए में हमने बताया कि 40 वर्ड्स होने चाहिए, तो वो 40 वर्ड से कम रहता है तो हम उसको पैराग्राफ में यूज कर देते हैं डबल इंटरेड कामा करके, लेकिन 40 वर्ड से ज्यादा होता है तो फिर हम उसको ब्लॉक कोटेशन बना देते हैं। लेकिन अगर एमएलए की बात करें तो इसमें वर्ड्स नहीं होते, इसमें लाइन की बात की जाती है। अगर 4 लाइन या इससे ज्यादा है तो फिर हम इसको ब्लॉक कोटेशन बना देते हैं। इसको इंडेंट करके, मतलब मार्जिन से 1.5 इंच जो है अंदर, मतलब या तो फिर जो जहां से आप पेपर लिखते हैं, 1 इंच की चारों तरफ मार्जिन होती है, आप सारे लोगों को पता होना चाहिए। 1 इंच की चारों तरफ से मार्जिन होती है, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम, ये जो एमएलए का फॉर्मेट होता है। तो अगर हम 1 इंच की मार्जिन चारों तरफ रखते हैं तो अगर हम ब्लॉक कोटेशन दे रहे हैं तो केवल हम आधा इंच और खिसका देते हैं टैब के थ्रू, मतलब एक बार हम टैब दबाएंगे तो उसके बाद हम ब्लॉक कोटेशन यूज कर सकते हैं। ब्लॉक कोटेशन क्या होता है, जो 4-5 लाइन होती है, 6 लाइन होती है, उसको हम बीच में थोड़ा सा खिसका के लिखते हैं दाहिनी तरफ की, ताकि जो है पता चल सके कि हाँ ये कोटेशन है। लेकिन इसका एक रूल है कि 0.5 ही मार्जिन के जो
पेपर की जो मार्जिन होती है, जो उसका एज है वहां से 1.5 इंच होना चाहिए, या जहां से आप लिख रहे हैं, जहां से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां से ये आधी इंच ही होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वर्क साइटेड क्या होता है, रेफरेंसेस क्या होता है, और एपीए और एमएलए में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे हम इटैलिक्स यूज करते हैं, कहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं। एमएलए स्टूडेंट्स के एमएलए स्टाइल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये जानना चाहिए कि इटैलिक्स हम जो है यूज करते हैं केवल बुक्स के नेम के लिए। बुक्स के नेम के लिए मतलब कि कोई भी बुक का नाम हो तो हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। न्यूज़पेपर का नाम है उसको भी हम इटैलिक्स में लिख सकते हैं, और किसी जर्नल का नाम है तो उसको भी हम इटैलिक्स में लिखेंगे। हम उसको कहीं भी जो है ऐसा नहीं है कि हम इटैलिक्स लिख देंगे। इटैलिक्स एक कंडीशन और आप इटैलिक्स कर सकते हैं कि अगर कोई फॉरेन वर्ड यूज कर रहे हैं। फॉरेन वर्ड यूज करने का मतलब, जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में आपको फ्रेंच वर्ड्स आ जाते हैं, ग्रीक वर्ड्स आ जाते हैं, या हिंदी वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप उसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल है कि वो ये इटैलिक्स शो करता है कि हाँ ये जो वर्ड है या तो किसी फॉरेन वर्ड से है या तो कोई बुक का नाम है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है इटैलिक्स। और कहीं भी हम इटैलिक्स नहीं यूज करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पोएम के नाम को भी इटैलिक्स कर देते हैं, राइटर के नाम को भी इटैलिक्स कर देते हैं, तो ये इटैलिक्स जो है नहीं है। इटैलिक्स आप लोग समझ रहे होंगे, जो तिरछी जो है टेक्स्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं। तो इटैलिक्स के लिए जो है आपको हर तरह का परहेज करना होगा। अगर आपकी हैबिट है कि आप किसी भी वर्ड को इटैलिक्स कर देते हैं केवल अच्छा दिखने के लिए, तो रिसर्च में ऐसा नहीं होता है। रिसर्च में आप बुक के नाम, टाइटल, और बुक की टाइटल है, न्यूज़पेपर की टाइटल है, मैगजीन की टाइटल है, या तो फिर जो फॉरेन वर्ड्स हैं उनको आप इटैलिक्स कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या रखेंगे? जितने भी संस्कृत के और लिटरेचर के, हिंदी के हैं, वो सारे लोग अगर एमएलए हैंडबुक फॉलो करते हैं तो फिर उनको ये जानना चाहिए कि कोई भी शॉर्ट स्टोरी का नाम हो, कोई भी पोएम का नाम हो, कोई भी एसे का नाम हो, कोई भी आर्टिकल का नाम हो, उन सारे टाइटल को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और किसी भी चीज को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं। जैसे कि हम किसी बुक के नाम को जो है हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकते हैं। बुक के नाम को हमें इटैलिक्स में ही लिखना है। अभी पिछला जो एग्जांपल दिया प्राइड एंड प्रेजुडिस का, आप देखेंगे कि एपीए में भी वही है और एमएलए में भी वही, उसको इटैलिक्स करके लिखा हुआ है। लेकिन एपीए में क्या है, सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, और एमएलए में जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड का फॉर्मेट दिया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इटैलिक्स किसको कहाँ पे करेंगे हम, और डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा तो आपको जहाँ कोटेशन है, क्योंकि इसको कोटेशन मार्क कहते हैं। अगर किसी भी लाइन को आप यूज कर रहे हैं जो एज इट इज लाइन है, ये नहीं कि आप उसको पैराफ्रेज कर दे रहे हैं उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एज इट इज अगर किसी की लाइन आप ले रहे हैं तो उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। और भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जो इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसको कहते हैं हम कोट विद इन कोट। कोट विद इन कोट क्या होता है? अगर हम कोई कोटेशन यूज कर रहे हैं और उसमें किसी की बात का और जिक्र है या कोई कन्वर्सेशन है, तो आप जहां से ले रहे होते हैं वहां पे तो वो पूरा पैराग्राफ होता है, फिर उसके बाद जो है उसको जो कन्वर्सेशन होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया गया रहता है। लेकिन जब आप यूज करेंगे तो फिर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसमें है उसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, और जो बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। इसका भी एग्जांपल मैं देखता हूं तो आपको बताता हूं कि कैसे ये होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे की तरफ। नो बोल्ड एंड नो अंडरलाइन। जैसे आप सजाते हैं पेपर को, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। चाहे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, चाहे थीसिस लिख रहे हो, आपको जो मेन टेक्स्ट है
टाइटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। वहां पे आप कोई भी बोल्ड आप यूज नहीं करेंगे। आप जब हेडिंग डालते हैं तब आप बोल्ड करेंगे, जब आपका टॉपिक का नाम लिखते हैं तब आप बोल्ड करेंगे। बाकी टेक्स्ट को आप कहीं बोल्ड नहीं करेंगे और कहीं भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। ये एमएलए के अकॉर्डिंग है। डबल स्पेसिंग, ये दोनों में मायने रखता है। डबल स्पेसिंग की बात अगर करें तो जब आप MS वर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे पैराग्राफ में डबल स्पेस का ऑप्शन आता है, सिंगल स्पेस, 1.5 स्पेस, 2.0 स्पेस, इस तरह से आता है। तो आपको चाहे एपीए में लिख रहे हैं चाहे एमएलए में लिख रहे हो, सारे टेक्स्ट की जो स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग होती है वो डबल स्पेसिंग होती है। अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा तो डबल स्पेसिंग की भी बात करूंगा वहाँ पे। और जो आपका फॉन्ट होना चाहिए वो फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और उसकी साइज क्या होनी चाहिए फॉन्ट की, 12 होनी चाहिए। अगर हम बात करें मार्जिन की तो 1 इंच मार्जिन होनी चाहिए चारों तरफ से, और जो इंडेंट होना चाहिए 1/2 इंच होना चाहिए, जिसको मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि केवल टैब का यूज करके आप 1/2 इंच जो है ले जाएंगे। वो भी एक बार टैब आप यूज करते हैं तो 1/2 इंच जो है खिसकता है। तो टैब का ही इस्तेमाल करेंगे आप, स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आते हैं कि फुट नोट्स क्या होता है, एंड नोट्स क्या होता है, नोट्स क्या होता है। आप बहुत सारे लोग जो है जानते होंगे हो सकता है इसको, लेकिन जो अभी रिसर्च इनिशिएट कर रहे होंगे या तो फिर जिनको जानकारी नहीं होगी वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं कि फुट नोट्स क्या होता है। फुट नोट्स मतलब फुट मतलब पैर होता है, पैर के पास जो आपके नोट्स हो, मतलब आप जिस पेज पे हैं उसी पेज में जो नीचे की तरफ मार्जिन होती है आपकी, वहां पे अगर नोट्स लिख दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड फुट नोट्स। और एंड नोट्स क्या होता है, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो लास्ट में जो नोट्स होता है, जैसे वर्क साइटेड जो लास्ट पेज पे बताया गया वो उसको एंड नोट्स कहते हैं हम। और एंड नोट्स और फुट नोट्स में होता क्या है, हम रेफरेंस देते हैं कि कहाँ से हमने ये लाइन ली है, कहाँ से हमने ये आइडिया लिया है, कहाँ से हमने ये स्ट्रक्चर लिया है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया है। ये सब चीजें जो है आपको बताने होता है। केवल वर्ड ही मायने नहीं रखता है। जब प्लेजरिज्म की बात करेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें प्लेजरिज्म में आती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फुटनोट्स क्या होता है। किसी पेज के जो सबसे नीचे निचला हिस्सा होता है जहाँ पे आपका खत्म हो जाता है उस पेज पे कंटेंट, तो उसी के नीचे एक लाइन सी बन जाती है और वहाँ पे नंबरिंग होती है। अरेबिक नंबर में 1 2 3 4 होता है। जितनी एक पेज पे अगर 3 फुट नोट्स दे रहे हैं तो फिर 1 2 3 करके नीचे आ जाता है और तीनों में आपको रेफरेंस देनी पड़ती है। और जो लाइन कोड कर रहे हैं आप या जिसका रेफरेंस दे रहे होते हैं वहां पे भी नंबरिंग पड़ जाती है। तो मतलब अगर पैराग्राफ में है तो वहां पे भी उस वर्ड के ऊपर नंबरिंग पड़ जाती है और फुट नोट्स में उसी पेज पे नीचे की तरफ भी नंबरिंग पड़ जाती है। इसको हम फुट नोट्स कहते हैं। एंड नोट्स में वो जो नोट्स होता है वो चैप्टर के लास्ट में, अगर थीसिस की बात करें तो चैप्टर के लास्ट में होता है, अगर रिसर्च की बात करें तो आपका पेपर का जो लास्ट पेज होता है वहां पे ये होता है। और नोट्स की बात करें तो नोट्स में अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कोई, तो ये हम फुट नोट्स के रूप में भी दे सकते हैं और वर्क साइटेड से पहले भी दे सकते हैं। नोट्स करके जो है एक हम हेडिंग दे के वहाँ पे हम नंबरिंग करके दे सकते हैं। ये नोट्स में क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में है तो मतलब कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे इंडियन जो सिनेरियो है या इंडियन की बात, जैसे दुपट्टा की हम बात करें, दुपट्टा को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो जो बाहर के मतलब इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो फिर आपको दुपट्टा को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या होता है वो आप नोट्स में डाल सकते हैं। या अगर कोई रीजनल लैंग्वेज का वर्ड है तो उसको आप डिफाइन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आप नोट्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं उसको इस वर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा, उसको डिक्शनरी में भी हो सकता है ना मिले, तो फिर इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि इसका नोट्स मिले जो है। बहुत सारे आप इंडियन नॉवेलिस्ट को देखेंगे कि
अपनी नॉवेल लिखते हैं और उसमें बहुत सारे रीजनल वर्ड्स यूज करते हैं, और उसके बाद जो है वो अपेंडिक्स देते हैं उसके, या ग्लोसरी देते हैं उस नॉवेल के लास्ट में, ताकि जो है जो भी रीडर है वो समझ जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं उस वर्ड को जो उस ग्लोसरी में। तो फुट नोट्स, एंड नोट्स और नोट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना जरूरी है। कभी कभी आपके जो सुपरवाइजर हैं वो कह देते हैं कि नहीं आप एंड नोट्स यूज करो, नहीं आप फुट नोट्स यूज करो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे ये यूज होता है। इसका ऑप्शन आप एमएस ऑफिस में पा जाते हैं, एमएस वर्ड में पा जाते हैं आप। अभी मैं एमएस ऑफिस पे चलूंगा तो वहां पे भी आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे फुट नोट्स डालते हैं, कैसे एंड नोट्स डालते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन, वर्क साइटेड रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। इन टेक्स्ट साइटेशन की बात कर दिए हैं कि जो वर्क साइटेड रेफरेंसेस में जो हम लिखे रहते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म हम जो है इन टेक्स्ट साइटेशन में देते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन जो हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं वहां पे हम ब्रैकेट में देते हैं। ब्रैकेट को जो है उसको पैरेंथेटिकल साइटेशन कहते हैं। ये भी वर्ड आप लोग जानिए कि पैरेंथेटिकल साइटेशन क्या होता है। जब हम जो ये ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो पैरेंथेटिकल होता है, उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस जो भी जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया है पैरेंथेटिकल साइटेशन। वर्क साइटेड और रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपको जरूरत पड़ती है आपकी थीसिस में। थीसिस में बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस और वर्क साइटेड में डिफरेंस क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं कि बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेड दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। वर्क साइटेड और रेफरेंसेस जो है, वर्क साइटेड एमएलए के अकॉर्डिंग और रेफरेंसेस जो है एपीए के अकॉर्डिंग होता है, जिसको पहले बताया जा चुका है। वर्क साइटेड और रेफरेंसेस में वही आप रेफरेंस देते हैं जिसको आपने कोट किया है या जिसके आइडियाज को आपने यूटिलाइज किया है उस पेपर में, उस चैप्टर में, उस थीसिस में। लेकिन बिब्लियोग्राफी में ये भी हो सकता है कि उस आइडिया को आपने यूटिलाइज नहीं किया है या किसी राइटर के वर्ड्स को आपने नहीं लिखा है, उनके कोटेशंस को नहीं लिखा है, लेकिन ड्यूरिंग योर रिसर्च यू हैव गॉन थ्रू दोज बुक्स, आप उनके भी नाम बिब्लियोग्राफी में ऐड कर सकते हैं। तो बिब्लियोग्राफी जो होती है वो लार्जर होती है देन वर्क साइटेड रेफरेंसेस जो है। आप सारे रेफरेंसेस और वर्क साइटेड को मिलाकर जो आपके पूरे थीसिस में होती है उसको भी बिब्लियोग्राफी में लिखेंगे, और उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी बुक्स को भी आप डाल सकते हैं उसमें। बहुत सारे न्यूज़पेपर को, बहुत सारे मैगजीन को, बहुत सारे जर्नल्स का आप जिक्र कर सकते हैं जिसको आपने कोट तो नहीं किया है बट यू हैव गॉन थ्रू, मतलब आपने उसके बारे में पढ़ा है। कोई किसी चीज को भले आप कोट न करें, लेकिन अगर आप पढ़े हैं उस अपने थीसिस के दौरान तो आप उसको बिब्लियोग्राफी में ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट कोटेशन, ब्लॉक या लॉन्ग कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट कोटेशन वो होता है जिसको हमने चर्चा किया है कि जो हम पैराग्राफ में यूज करते हैं, अगर एपीए की बात करें तो 40 वर्ड से कम जो होता है वो शॉर्ट कोटेशन कहा जाता है। 40 वर्ड से ज्यादा होता है तो ब्लॉक कोटेशन या लॉन्ग कोटेशन इनडायरेक्ट कोटेशन वो होता है जो ऐसा कोटेशन, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं आप और उस बुक में कोई कोटेशन दिया हुआ है तो उसको हम इनडायरेक्ट कोटेशन कहते हैं। तो आप उसमें दोनों का जिक्र करते हैं, उस राइटर का भी जिक्र करते हैं जिसका कोटेशन है, और उस राइटर का भी जिक्र करते हैं जहां पर कोटेशन है, मतलब दोनों का आप जिक्र करते हैं अपने साइटेशन में। साइटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी का आइडिया ले रहे हैं, किसी के वर्ड्स ले रहे हैं, किसी का फ्रेज ले रहे हैं, किसी की लाइन ले रहे हैं, तो आपको उसको कोट करना जरूरी है, और वो भी प्रॉपर तरीके से जरूरी है। बहुत बार देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने तो यार इनका नाम दे दिया है ब्रैकेट में,
सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये प्लेजरिज्म में आता है। तो प्लेजरिज्म में तब आता है क्योंकि सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर एक सेट रूल और सेट फॉर्मूला पे काम करता है। अगर आप वो रूल और वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना पेपर प्रिपेयर नहीं करते हैं तो वो भले ही आप उसको साइट किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन वो डिटेक्ट कर लेता है। तो शॉर्ट कोटेशन वो होता है जो पैराग्राफ में होता है, जो 40 वर्ड से कम होता है या 4 लाइन से कम होता है। एमएलए की बात करें तो ब्लॉक कोटेशन वो होता है जो 40 वर्ड से ज़्यादा, और एमएलए की बात करें तो 4 लाइन से ज़्यादा होता है। और इनडायरेक्ट कोटेशन वो जो जिसमें दो लोगों का जिक्र हो। एक ऐसी बुक पढ़ रहे हैं आप, ऐसी जर्नल पढ़ रहे हैं, ऐसे पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने किसी का जिक्र किया है और उसका आप अपना रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपको दोनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। जिसका कोटेशन है और जिसके आर्टिकल में या जिसके बुक में है, उन दोनों का जिक्र करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट कोटेशन हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि लार्जर कोट अगर है तो फिर ये कितना लार्ज हो सकता है। तो इसका भी एक रूल है। आपको पूरी थीसिस में, अगर पूरी थीसिस की बात करें तो 30% से ज़्यादा आप कोटेशंस यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब 70% शुड बी योर ओन लैंग्वेज और 30% आप कोटेशंस यूज कर सकते हैं। अगर रिसर्च पेपर की बात करें तो उसमें भी यही आप करेंगे कि 30% ही आप कोटेशंस यूज करेंगे, उससे ज़्यादा कोटेशंस यूज नहीं करेंगे। नहीं तो पता चले कि सारे लोग जो है पूरा कोटेशन से ही भर के अपनी पूरी थीसिस लिख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रूल है एपीए हैंडबुक में और एमएलए हैंडबुक में यह है कि 30% से ज़्यादा आप कोटेशन से यूज नहीं करेंगे। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डबल इंटरेड कामा में लिख के सारी चीज़ें जो है सबमिट कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर जो सुपरवाइजर है उनको भी जानना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स का सबमिशन न होने दें जो इस तरह की क्रियाकलाप करता है। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि जो सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए क्या होता है जब प्लेजरिज्म की सिमिलैरिटी जो है ज़्यादा होती है। उनके लिए भी यूजीसी ने प्रावधान किया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं लार्जर कोट पे। तो अगर लार्जर कोट है तो आप ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइन को, जैसे सपोज 10 लाइन 15 लाइन की कोई जो है कोटेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप सारे लाइन को आपको यूज करना है। अगर कोई 15 लाइन का कोटेशन है और उसमें से आपको लगता है कि केवल 6 और 7 लाइन ही जो है आपकी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप जो है जैसे शुरू की अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो शुरू में आप क्या करेंगे, 3 डॉट दे दीजिए आप, मतलब 3 पीरियड आप लगा दिए, 3 फुल स्टॉप जिसको कर सकते हैं वो लगा के आप जहां से लिखना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दीजिए सेंटेंस। उसके बाद जो है आपको लगता है कि 2 सेंटेंस हमने लिख लिया है, उसके बाद और सेंटेंस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या करिए, फिर वहाँ फुल सेंटेंस खत्म करने के बाद फिर आप 3 डॉट लगाइए, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लिखिए। तो इस तरह से जो है 15 लाइन के कोटेशंस को आप 6-7 लाइन में अगर कर देते हैं और आपका इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसी को लिखना है, आपको पेज नहीं भरना है, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। इसको इलिप्सिस कहते हैं, जो 3 डॉट होता है उसको यूज करें। मतलब कि आप रिमूव कर दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लाइंस नहीं है, इम्पोर्टेंट आपके लिए मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोज की बात किया मैंने कि प्रोज में ऐसा होता है, अगर कोई आर्टिकल है ऐसे है उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर पोइट्री में जो है सपोज जो है 8 लाइन की कोई स्टेंजा है और उसमें आपको लगता है कि इसमें केवल 4 लाइन ही हमारे इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए फर्स्ट लाइन के बाद जो है दूसरी लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम फर्स्ट लाइन टाइप कर देंगे, फिर उसके बाद उसी लाइन के बराबर हम ये पीरियड्स को टाइप करेंगे, मतलब फुल स्टॉप लगाएंगे उसी लाइन के बराबर, ये नहीं न कम हो न ज़्यादा हो। फिर हम 3rd लाइन लिख देंगे, फिर 4th लग रहा है कि हमें इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर हम वहाँ पे भी जो है इस तरह से डॉट वाली लाइन पूरी लगा देंगे। आप प्रोज की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल 3 डॉट लगाना है, और पोइट्री की बात कर रहे हैं तो पूरी लाइन जो है वो डॉट होनी चाहिए, जो जितनी की पहली वाली लाइन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और पोइट्री की लाइंस जो है पैराग्राफ में आप यूज कर सकते हैं तो मैक्सिमम 3 लाइंस आप यूज करते हैं, लेकिन पैराग्राफ में आप यूज करेंगे तो पोइट्री की लाइन कैसे आप यूज करेंगे, आप ऑब्लिक लगा के करते हैं वहां पे। आप ऐसे नहीं कि पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन उसी के ठीक नीचे, फिर तीसरी लाइन उसी के ठीक नीचे, ऐसा नहीं करते हैं। वो आपका अगर उस तरह की पोइट्री का कोटेशन आपको देना है तो आप ब्लॉक कोटेशन में उस तरह से दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ में यूज करते हैं तो फिर आप ऑब्लिक लगा के करते हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, और एकदम प्रोज की तरह वो लाइन बन जाती है। पोइट्री की लाइन अगर पैराग्राफ में यूज करते हैं तो वो प्रोज की तरह लाइन हो जाती है, लेकिन उसके लाइंस का डिवीजन हम ऑब्लिक लगा के करते हैं, जो क्या कहते हैं स्लैश लाइन होती है, उसका यूज करके हम कर सकते हैं। वर्क साइटेड जैसा मैंने कहा, या वह जो रेफरेंसेस वो हमेशा न्यू पेज पर होना चाहिए। आपका जहाँ पे थीसिस खत्म होता है या आपका जो चैप्टर एंड होता है जहाँ पे, उसके बाद जो एक न्यू पेज से वर्क साइटेड लिख के आप सारे रेफरेंसेस वहाँ पे दर्शाएंगे। और जो आपके सारे रेफरेंसेस होते हैं वर्क साइटेड में, वो अल्फाबेटिकल आर्डर में होने चाहिए। अल्फाबेटिकल आर्डर में बनाने के लिए आपको एमएस ऑफिस में ऑप्शंस दिया हुआ है, A to Z का ऑप्शन होता है, आप उसको यूज करेंगे। और जो वर्क जितने भी रेफरेंसेस होते हैं आपको ये भी डबल स्पेसिंग में होती हैं। और सेकेंड लाइन हैंगिंग होती है। सेकेंड लाइन हैंगिंग का मतलब कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो तो जो मार्जिन होती है 1 इंच वहां से शुरू होती है, लेकिन जिस तरह से ब्लॉक कोटेशन आधा इंच और अंदर हो जाता है, उसी तरीके से ये सेकेंड लाइन जो कोटेशन रेफरेंस की होती है वो भी हैंगिंग होती है। हैंगिंग में लटकती हुई होती है। तो अभी मैं एग्जांपल देखिए बताऊंगा कि कैसे ये आपका दिखता है। ये देख रहे हैं आप, वर्क साइटेड लिखा हुआ है न्यू पेज पे। सबसे पहले आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे न्यू बोल्ड 27 लिखा हुआ है, मतलब ये जो पेज नंबर है वो 27 है। न्यू बोल्ड वो सर नेम है जो भी इसने रिसर्च लिखा है। ये हमने गूगल से जो है निकाला है, आपको बस दिखाने के लिए कि कैसा होता है। यहाँ पे जो वर्क साइटेड लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ये सारा आप देख रहे हैं अपर केस में लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ये क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड जो होता है वो होना चाहिए। तो W कैपिटल होना चाहिए, बाकी ORKS जो है वो स्मॉल होना चाहिए। साइटेड में C कैपिटल होना चाहिए, बाकी और स्मॉल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी गलती आप देख सकते हैं कि देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है फिर भी जो है इन्होंने गलती की है। ये मैं जानबूझ के लिया हूँ क्योंकि जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा था तभी जो है लोग जो है मतलब कैसी कैसी गलतियां करते हैं ये देख लीजिए। मतलब इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे साइटेशन होता है और खुद ये गलतियां किए हुए हैं। अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जो साइट रेफरेंस का, तो आप देख रहे हैं एलन, फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो दूसरी नीचे वाली लाइन है कम्युनिकेशन, ये नीचे लटकी हुई है। ये एलन के पास से नहीं शुरू हुई है, इसी को हम हैंगिंग कहते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है वो तो आपकी जो 1 इंच की मार्जिन होती है वहां से शुरू होती है, लेकिन सेकंड वाली लाइन जो है वो और अंदर से शुरू होती है, इसी को हम हैंगिंग कहते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हर लाइन में आपको, जैसे एक ही लाइन में अगर आपका कोटेशन पूरा रेफरेंस पूरा हो जाता है, साइटेशन पूरा हो जाता है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक लाइन से ज्यादा अगर हो जाता है, 3 लाइन 4 लाइन हो जाता है, क्योंकि जब आप वेब पेज का रेफरेंस देते हैं तो जब आप URL देते हैं, जब लिंक देते हैं आप, तो 3-4 पेज का हो जाता है। उसको डबल इंटेड का नाम लिखा गया है, फिर उसके बाद जो है बुक का नाम है उसको इटैलिक्स में लिखा गया है, फिर उसके बाद कौन एडिटर है उसका ये, फिर ये बुक कब पब्लिश हुई है, फिर उसके बाद पेज नंबर, किस पेज से किस पेज नंबर तक ये है। और आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो कॉमा है, जो डॉट है, स्पेस दे देंगे। सारी चीज एकदम टेक्निकल है, इसको आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। आपको जो टाइपिंग स्किल है वो सीखनी पड़ेगी। और MS वर्ड पे अगर आप काम करते हैं तो MS वर्ड खुद सजेस्ट करता है कि कैसे जो है टाइपिंग की जानी चाहिए,
क्योंकि वो एरर बताने लगता है कि यहाँ पे आपने जैसे ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन वो से बताता है कि यहाँ पे आपने ये गलती की है। उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाता है, सजेस्ट करता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए। एक चीज़ और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जैसे आप देखेंगे कार्ड्स स्टीवन बी का जो दिया हुआ है, इन्होंने रेफरेंसिंग किया हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि नीचे इन्होंने 3 हाइफन्स यूज किए हुए हैं, उसके बाद डॉट यूज किया है। तो अगर कोई भी राइटर ऐसा है जिसके आप कई वर्क्स को यूज कर रहे हैं, तो उस राइटर के नाम को आप एक बार दीजिए, उसके बाद जो है नीचे अगर दूसरे उसकी किसी बुक की बात करनी है आपको, दूसरे किसी आर्टिकल की बात करनी है आपको, तो उसका नाम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एमएलए साइटेशन में आपको केवल 3 हाइफन यूज करना है। हाइफन आप समझते हैं, हाइफन और डैश में अंतर होता है। डैश बड़ा होता है और हाइफन जो है छोटा होता है। हाइफन क्या होता है, कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए ये यूज होता है। जैसे हम नी डीप की बात करें, मतलब घुटने भर पानी की बात करें, नी डीप वाटर, तो नी डीप मतलब घुटने भर के लिए हम ये 2 वर्ड हैं, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं तो हाइफन का यूज करते हैं हम। तो हाइफन जो है डैश से छोटा होता है, आप उसका यूज करेंगे, जो कि 0 के बाद जो बटन होता है उससे आप उससे आप हाइफन बना सकते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट जो है पार्ट खत्म हुआ है जो साइटेशन से रिलेटेड था। अभी मैं एक एग्जाम्पल इसमें और दे देता हूं। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ये एक पेपर है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। देखिए आप यहाँ पे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक, ये एक बार दे दिया गया है और ये बुक है, इसकी वजह से इसको इटैलिक्स में किया गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में OED लिखा हुआ है। OED इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम अगली बार हम यूज करेंगे तो हम इसको OED ही यूज करेंगे, जो कि वहां पे दिखाएगा कि हमारे बुक का नाम ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं बुक के, तो हम बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि वो रिपीटिशन होता है। आपके वर्ड्स काउंट तो बढ़ जाते हैं लेकिन वो बात नहीं आ पाती है, आपके कंटेंट नहीं बढ़ता है, बस केवल वर्ड्स बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से हम एब्रिविएशन भी यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये पैरेंथेटिकल साइटेशन दिया हुआ है 1, 2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे राइटर का नाम दिया गया है ना बुक का नाम दिया गया है, केवल पेज नंबर दिया गया है। ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप लिखने जाएंगे तो वहां दूसरी चीज आपको मिलेगी, सिचुएशंस क्या होती हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सब सारी चीजें। देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी का कोई वैसे पर्टिकुलर वो होता नहीं है, उसके एडिटर होते हैं या कंपाइलर होते हैं, ये होते हैं। सबसे फर्स्ट डिक्शनरी जो है सैमुअल जॉनसन ने 1755 में जो है कंपाइल की थी। तो ये होता क्या है कि डेटा उसी में कलेक्ट होता जाता है, अपडेट होता जाता है, कंपाइल होता जाता है, इसलिए हम इसमें किसी का नाम नहीं देते हैं। तो नाम इसलिए हट गया यहाँ से। दूसरी चीज कि यहाँ पे हम बुक का नाम भी तो लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इस पैराग्राफ शुरू होते ही जब बुक का नाम आपने दे दिया है तो फिर आपको बुक का नाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं ये डिस्कस कर दूं कि अगर आप राइटर का नाम बुक का नाम दे देते हैं तो केवल आप पेज नंबर देंगे। केवल आप राइटर का नाम देते हैं, बुक का नाम नहीं देते हैं, तो आप बुक का नाम और पेज नंबर देंगे। अगर आप राइटर का भी नाम नहीं यूज करते हैं और बुक का नाम भी नहीं यूज करते हैं और आप उसको कोट करते हैं, तो फिर आपको तीनों चीज देनी पड़ती है। राइटर का सरनेम देंगे आप, फिर बुक का नाम देंगे, फिर पेज नंबर देंगे आप, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए जैसे यहाँ पे बात करता हूँ मैं, एक बुक की बात कर रहा हूँ मैं, और एक राइटर जो है पीके नायर एक राइटर हैं। वो उनकी बुक का नाम है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन। तो हमने देखिए सेंटेंस लिखा है, पीके नायर
कोटिंग द मोस्ट फेमस ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर एडवर्ड सईद सेज, अभी उनका लाइन मैंने कोट किया है। तब हम पीके नायर का नाम यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पीके नायर का हम नाम ऑलरेडी इस पैराग्राफ में दे चुके हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, बस उनकी बुक का नाम का जिक्र कर देंगे और पेज नंबर का जिक्र कर देंगे, किस पेज पे जो है ये किस पेज से जो है ये कोटेशन लिया गया है। अगर यहाँ पीके नायर का हम जिक्र नहीं करते तो फिर यहाँ पे हमें पोस्ट कॉलोनियल से पहले हमें पीके नायर का भी या नायर केवल नाम लिखना पड़ता। अब नायर से क्या होता है, अब आप जाके लास्ट में जो है यहाँ पे नायर, क्योंकि यहाँ जो होता है वर्क साइटेड में वो इनके सरनेम से शुरू होता है, तो फिर यहाँ पे आप जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं कि कैसी बुक है, क्या है, कौन पब्लिशर है इसका और कब पब्लिश हुई है, ये सब चीजें आपको पता चल जाती हैं। इसलिए जो है जो पैरेंथेटिकल साइटेशन होता है इसीलिए देना होता है ताकि सारी चीजें पता चल सके। अब आप देखिए जो ब्लॉक कोटेशन की बात कर रहे थे, ये है ब्लॉक कोटेशन। ये सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू हो रहा है सारा, लेकिन ब्लॉक कोटेशन अब कितने लाइन का है, ये मोर देन 6 लाइन है। तो इसको आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपका ब्लॉक कोटेशन कहा जाता है। और ब्लॉक कोटेशन के लिए ये इसका फिक्स है कि यहाँ से आधा इंच ही होना चाहिए या इस मार्जिन से ये 1.5 इंच होना चाहिए। तो आप लोग भी इसको हमेशा ध्यान देंगे कि न ज़्यादा हो न कम हो, इतना ही रहे। नहीं तो फिर अगर हम इसको सॉफ्टवेयर पे, जो प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे अगर हम स्कैन करेंगे तो ये अभी तो स्किप हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से इसकी लाइन को 1 इंच से शुरू करेंगे या 2 इंच से शुरू करेंगे तो फिर ये डिटेक्ट कर लेगा। भले ही ये कोटेशन मार्क यहाँ पे नहीं है, फिर भी जो है ये समझ जाता है सॉफ्टवेयर की ये कोटेशन है, क्योंकि ये ब्लॉक कोटेशन है और इंडेंट किया गया है। ये भी देखिए ब्लॉक कोटेशन है। यहाँ पे देखिए जो इलिप्सिस की बात कर रहा था कि बहुत सारे जब बड़े पैराग्राफ होते हैं तो जो आपके इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उन्हीं को आपको यूज करना है, तो फिर आप इलिप्सिस यूज करके जो है ये कर सकते हैं। अगर आगे करना है तो आगे से ऐसे कर सकते हैं, अगर पीछे से आपको रिमूव करना है लाइंस को तो पीछे से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जब ब्लॉक कोटेशन की हम बात करते हैं तो ब्लॉक कोटेशन में यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, अगर ऊपर जिक्र कर दिया है राइटर का नाम और बुक का नाम जिक्र कर दिया तो केवल हम पेज नंबर देते हैं। ब्लॉक कोटेशन जहाँ पे खत्म होता है वहां पे डॉट देते हैं हम, और फिर ब्रैकेट में हम पेज नंबर देते हैं, उसके बाद हम डॉट नहीं देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके बाद हम डॉट नहीं देते हैं अगर हम ब्लॉक कोटेशन की बात करें तब। लेकिन अगर हम जो इन टेक्स्ट साइटेशन की बात करें तो वहां पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे विलेजर्स के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन पेज नंबर के बाद हमने ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, कोई भी स्टॉप नहीं लगाया है। अब मैं डिस्कस करूंगा किसी लाइन को जो है, जो कि देखिए एक चीज और, मैं देखिए मेम साहिब वर्ड यूज किया है हमने, इसको हमने जो है इटैलिक्स में किया है। इटैलिक्स में हमने कहा ना आपको कि केवल बुक के नाम को, न्यूज़पेपर, इन सबको करना है आपको इटैलिक्स, बाकी जो फॉरेन वर्ड्स होंगे तो उनको कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं और मेम साहिब एक हिंदी वर्ड है या उर्दू अरबी जो भी वर्ड है, तो हम इसको इटैलिक्स कर दिए हैं। और वो एग्जाम्पल मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, दिखाता हूँ कि उसमें कैसे करेंगे। ये देखिए लाइन है, ये लगभग 2 लाइन का है ये कोटेशन, इसको यूज किया गया है। आप देख रहे हैं यार राइटर के बाद जो है ये खत्म हो गया है, इसको डबल कॉमा, यहाँ पे फिर हमने फुल स्टॉप या पीरियड यूज नहीं किया है, फिर हमने नाम दिया है वो बुक का नाम दिया है, फिर उसके बाद पेज नंबर दिया है, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद करने के बाद फुल स्टॉप दिया है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फुल स्टॉप यहाँ दिया जा रहा है और वहां पे नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब अगला सेंटेंस भी शुरू होगा, तो अगला सेंटेंस शुरू होने के लिए उसको क्लोज होना जरूरी है, और क्लोज ये तब माना जाएगा जब उसका पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, मतलब राइटर का नाम, बुक का नाम, पेज नंबर दे दिया जाएगा, तब वो क्लोज होगा। और क्लोज होने के बाद ही जो है हम, मतलब क्लोज करने के लिए ही हम
पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान देंगे कि जहाँ पे आपका कोटेशन खत्म होता है वहाँ पे आप डॉट नहीं देंगे। जैसे राइटर के बाद जो है आप यहाँ पे डॉट नहीं देंगे, आप इसको जो है पूरी इसकी रेफरेंसिंग करने के बाद जो पैरेंथेटिकल साइटेशन होता है उसके बाद डॉट देंगे आप, ताकि जो है एक नेक्स्ट सेंटेंस अपना शुरू कर सकें जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और फर्स्ट लेटर कैपिटल होने के लिए उसके पहले फुल स्टॉप होना बहुत जरूरी है। इसकी भी बात करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक कोटेशन क्या होता है और ये जो पैरेंथेटिकल साइटेशन क्या होता है या शॉर्ट कोटेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीज़ों की कि यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पे आप क्लिक करते हैं, ये पैराग्राफ वाला सेक्शन है। पैराग्राफ में आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो आपको ये 2 पॉइंट दिख रहा है। इसका मतलब जो लाइन स्पेसिंग है ये 2 पॉइंट है। अगर हम 1 में करते हैं तो देखिए कितना छोटा हो जाता है। इसलिए 2 पे सेलेक्ट है तो इससे पता चल जाता है कि इसकी लाइन स्पेसिंग 2 है। और हम बात करेंगे जो A to Z जो है ये इसकी, जैसे यही है, सपोज ये आप देख रहे हैं, इसको A to Z अभी तो किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अगर हम फिर से करते हैं तो ये A, G, H इस तरह से जो है ये हो चुका है सब A to Z में। इसको आप उल्टा करके भी फिर से दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप A to Z करके इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और हम बात कर रहे थे हैंगिंग की, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने हैंगिंग किया है। ये हैंगिंग का ऑप्शन आएगा कहाँ से? तो यहाँ पैराग्राफ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल इसका आ जाता है, या इस पर राइट क्लिक करके भी पैराग्राफ जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पेशल में हैंगिंग दिया हुआ है, यहाँ पे हम नन कर देते हैं अभी आपको दिखाने के लिए। तो ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर आपको इसको हैंगिंग करना है तो आप इस तीनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे। आप एक एक भी करके कर सकते हैं और पूरा एक साथ भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी रेफरेंसेस हैं उसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और पैराग्राफ में जाइए और नन की जगह यहाँ पे आप हैंगिंग सेलेक्ट करिए और ये ओके कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये भी काफ़ी आसान है। ये टेक्निकल चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप रिसर्च करते हैं MS वर्ड के साथ भी। मैं ये कहूँगा अगर आप थीसिस अपने टॉपिक के साथ रिसर्च कर रहे हैं तो फिर जब उसको आप डिजिटलाइज करेंगे अपनी राइटिंग को तो आपको MS वर्ड के साथ भी रिसर्च करना पड़ेगा। अब हम आते हैं, इसमें एक रेफरेंस का ऑप्शन होता है। ये रेफरेंस जो मैं ये बता रहा था ना कि एंड नोट्स क्या होता है, फुट नोट्स क्या होता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें भी आपको APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो, तुराबियन, ये सब सारी स्टाइल आपको मिल जाती है। लेकिन ये है क्या कि जैसे इस समय MLA का 9th एडिशन चल रहा है, लेकिन इसमें MLA का 7th एडिशन ही दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे भी आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं। इसकी रेफरेंसिंग बहुत आसान होती है। आप जहाँ राइटर का नाम पूछेगा राइटर डाल दीजिए, बुक का नाम पूछेगा बुक का नाम डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो करके आपको दे देगा। और एक बार अगर आप कर लिए तो आप MLA में, तुराबियन में, शिकागो में, हार्वर्ड में, किसी में भी चेंज कर सकते हैं आप, ये केवल एक क्लिक करने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देखिए इंसर्ट साइटेशन है, ऐड न्यू सोर्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे पूछ लेगा ये बुक है कि क्या है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है कि क्या है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर राइटर का नाम डाल दीजिए, टाइटल डाल दीजिए आप, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन सी सिटी से पब्लिश हुआ है और पब्लिशर का नाम क्या है। जब ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो उसी फॉर्मेट में बना के दे देगा जो फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट है। जैसे यहाँ पे APA सेलेक्ट है तो APA में बना के दे देगा ये। अगर आप यहाँ पे MLA सेलेक्ट करेंगे तो MLA में बना के दे देगा ये, ऐसे करेंगे तो। और एक बार अगर बन गया MLA में या APA में तो जिसमें भी चेंज करना चाहें उसमें भी चेंज कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम फुट नोट्स और एंड नोट्स की, उसको भी एक एग्जांपल देके हम दिखा दें आपको। सपोज मैंने ये लाइंस कोट किया है और यहाँ पे हमें फुट नोट्स देना है, तो हम इंसर्ट फुट नोट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नंबर बन के चला आया है और यहाँ पे भी एक नंबर बन के चला आया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जो है इसका पूरा डिटेल डाल देंगे, जो भी हमें टाइप करना है वो हम डिटेल डाल देंगे, जो भी रेफरेंसिंग करनी है। अगर हम कोई और जो है यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक है, अगर कि इसी पेज पे हमें जो है देना है, सपोज हम इसको दे देते हैं, एक नंबर इसको दे देते हैं और फिर हमें लगता है कि इसको भी देना चाहिए, यहाँ पे हम कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक नंबर लेता जाएगा, आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे उसके रेफरेंस दे सकते हैं। तो आई होप आप ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे आप लोग, और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे जब खुद, तब आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बताया जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। शैलेंद्र जी, समय है हमारे पास? हाँ यस सर, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत तो नहीं रही, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए तो कोई टाइम की कमी नहीं है। चलिए प्लेजरिज्म की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग प्लेजरिज्म करते हैं, लेकिन प्लेजियरिज्म होता है ये। तो क्या होता है ये, मतलब ये जो टर्म है, लैटिन टर्म प्लेजियरियस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है किडनैपर। आप किडनैपिंग कर रहे हैं किसी की। मालूम है, जो राइटर होता है उसकी जो है स्पिरिट होती है, जो बुक लिखता है किसी में, तो अगर आप उसकी स्पिरिट को चुरा रहे हैं, तो या वो अपने बच्चे की तरह मानता है अपनी बुक को, तो आप किडनैपिंग कर रहे हैं उसके आइडिया को, या कुछ भी लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं करूंगा। प्लेजरिज्म क्या कहा जाता है इसको? लिटरेरी थेफ्ट कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं साहित्यिक चोरी। ऐसी चोरी जो कि आइडिया किसी दूसरे का है और आप चुरा के कह रहे हो कि ये मेरा है। इसको एकेडमिक डिसऑनेस्टी भी कहते हैं। आप एकेडमिक फील्ड में हो तो ये आपकी बेईमानी है, आप अपनी बात नहीं, आप दूसरे की बात को अपनी बात बना के पेश कर रहे हो। अनइथिकल प्रैक्टिस है, और ये जो है अनैतिक कार्य है प्लेजरिज्म। अब देखिए कुछ हमने जो है फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं। ये बंदा जो है, जो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, लिख रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है कितना, और दूसरा बंदा कैसा दिमाग लगा रहा है, क्या ये लिख रहा है उसको लिखने की कोशिश कर रहा है, मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो लिखेगा ये क्रेडिट नहीं देगा कि ये इस बंदे की राइटिंग है। जब क्रेडिट दे देते हैं आप, तब तो फिर आप प्लेजरिज्म से बच जाते हैं। अगर आप क्रेडिट नहीं देते हैं तो फिर ये प्लेजरिज्म होता है। दूसरा देख रहे हैं आप फिगर, एक किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो है बल्ब जल रहा है, मतलब आइडिया है उसके पास, और दूसरा कोई व्यक्ति जो है एक थीफ का रूप लेके आया हुआ है, एक चोर का रूप में जो है उसकी आइडिया को चुराने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लेजरिज्म होता क्या है। और ये